नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा बदला भी है और बेहतर भी हुआ है। हरियाणा की पिछली 50 सालों की सरकारों और बीजेपी सरकार में 10 साल के कामों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। पहले हरियाणा में नौकरी बिकती थी, पर्ची खर्ची चलती थी। निवेश के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके स्वयं भी हरियाणा में सरकारों को और शासन को आपने नजदीक से देखा है और हरियाणा की जनता ने भी उस शासन प्रशासन की व्यवस्था को भुगता है। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सुशासन को लोगों ने देखा भी है और अनुभव भी किया है। पिछले 10 सालों में हरियाणा बदला भी है और बेहतर भी हुआ है। हरियाणा की पिछले 50 सालों की सरकारों और भारतीय जनता पार्टी की आपके तत्वाधान में 10 सालों की सरकारों के कामों में जमीन आसमान का अंतर आज दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हरियाणा में नौकरी बिकती थी, पर्ची खर्ची चलती थी। अब हरियाणा में नौकरी बिकती नहीं है, न पर्ची चलती है, न खर्ची चलती है और न ही मर्जी चलती है। पहले केवल गरीब की मेहनत और युवाओं की लगन चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले किसान फसल बेचता था पर दाम किसी और के खाते में जाता था। पहले किसान खराबे की शिकायत करता था, 2-2 रुपए के चेक पाता था। आज किसान मंडी में फसल बेच करके आता है, 72 घंटे में सीधा पैसा किसान के खाते में पहुंच जाता है और फसल खराबे का पूरा पैसा आज दिया जाता है। हमने पिछले 10 सालों में किसी किसान को 2-3 रुपए का चेक नहीं दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हरियाणा के हमारे बुजुर्ग 500 रुपए पेंशन पाते थे, उससे भी कुछ और उसमें से कुछ मिलती और कुछ दलाल ले जाते थे। आज बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन हमारे इन 10 वर्षों के अंदर मिलती है, जो पूरे देश सर्वाधिक है और पेंशन बनवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। 60 साल का होने पर पेंशन सीधे खाते के अंदर जाती है। अभी मुझे मेरे संसद के साथी नवीन जी बता रहे थे कि आप पिछले 50 साल का इतिहास देख लीजिए। हरियाणा की एक विशेषता रही है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं। कभी भी उलटफेर नहीं होने देते। भाइयों बहनों, कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही यहां उम्मीदवार है। आज हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। इतने कम समय में
बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता मिलती है और इसका कारण भी है हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। हरियाणा का जो भी व्यक्ति मिलेगा वो कहता है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी तो विनम्रता के संबंध में, नम्रता के संबंध में हमारे हरियाणा का गौरव बढ़ा देते हैं। हरियाणा निवेश के मामले में, कमाई के मामले में देश के टॉप राज्यों में पहुंचा है। हरियाणा के लोग तुरंत समझ जाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज चल रही हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस में सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कांग्रेस ने सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। अशोक गहलोत समेत कई दिग्गजों के नाम इसमें शामिल हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अजीत गुलिया ने अपने पैतृक गांव बादली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अजीत गुलिया को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। बादली के लोगों ने माला पहनाकर अजीत गुलिया का स्वागत किया और जीत की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अजीत गुलिया ने बीजेपी और मौजूद विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के बीच रहकर किसी ने कोई काम नहीं करवाए, अगर काम किया होता तो दिखाई देता। उन्होंने साथ ही कहा कि राजनीति में आना बादली की जनता की सेवा करना है, नशा और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। बिल्कुल एक तरफा रुझान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तो मेरा पैतृक गांव, ये तो मेरी जन्मभूमि है। ये तो मेरे काका था सारे, मेरे तो बत्ती जोर ला रहे, मैं पलक ने सब तो बहुत जोर लाऊं। 100% 11,500 वोट हैं। जितनी पोल होगी 10,000 हुई तो 10,999 मेरी, कोई गलती तो दब गया तो कहता नहीं। 100% 36 बरादरी काम के कोई गिनती है भाई साहब, किसी ने कराया को नहीं। मैं मेरे भाइयों विकास करूंगा 100%, मूलभूत समस्याओं की 100% सोल्यूशन करेंगे। राजनीति आपात सेवा करनी है, सेवा करने के लिए आज के दिन है जो राजनीति प्लेटफॉर्म है और इसलिए हम राजनीति में आगे। वैसे भी हमारा इन सबसे खून का रिश्ता है। राजनीति में आने से पहले तो आप जो थे आप बिजनेस करते थे। मेरा जो जन्म गरीब परिवार में, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से और मेरे भाइयों का प्यार है तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। और इनके आशीर्वाद से मैं सोचू ना वही हो जाए। भगवान इतना प्यार है, लोगों का इतना आशीर्वाद, जो मन में सोचू वही हो जाए। राजनीति में एक दिन आने की तो कोई इच्छा नहीं यार, झूठ की भी आदत है। बुढ़ा की पेंशन के भी पीछे ले हैं, इससे बड़ा पाप हो सकता है? इतना क्या बता, मेरा घर है कुछ तो सोचा ही होगा। जीवन में मैंने कभी है ना एक पैसे का भ्रष्टाचार देखा ना। अगर कोई एक आदमी सिंगल कह देगा ना 1 रुपये का भ्रष्टाचार। हरियाणा में बीजेपी को 2 और बड़े झटके लगे हैं। पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी और जयप्रकाश गुप्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बाढ़रा से सुखविंदर मांडी और करनाल से जयप्रकाश गुप्ता लिजात रह चुके हैं। विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी छोड़कर अब तक कई लोग कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और आज हमारे बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में 2 प्रदेश के बड़े चेहरे
तो करनाल से श्री जयप्रकाश गुप्ता जी जो कई बार विधायक रहे, मुझे भी इनके साथ विधायक रहने का मौका मिला, दोनों के साथ विधायक रहने का मौका मिला। आदरणीय श्री जयप्रकाश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बानेला से पूर्व विधायक बहुत ही हमारे सम्मानित सभी साथियों, जिन भाइयों ने पूर्ण कोई चेयरमैन है, कोई सरपंच है, जितने भी अलग अलग जगह से जिन आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनकी सूची पढ़ दी गई, मैं उनको यही कह सकता हूँ, मैंने ठीक फैसला लिया है, क्योंकि हवा चल रही है कांग्रेस के पक्ष में और जिस भरोसे से कांग्रेस में सभी साथियों को हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम से जनता के बीच उतरकर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस में विधायक रहे चिरंजीव राव लगातार जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से मिलकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 5 गांवों में चुनावी दौरा किया, जहां गांव बीकानेर पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। जनसभा में एक बुजुर्ग संत ने भी चिरंजीव राव को पगड़ी पहनाकर उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देख चिरंजीव राव ने कहा, लोगों का यह प्यार दर्शा रहा है कि 5 अक्टूबर तो वोटिंग की औपचारिकता है, लेकिन 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजों में भारी भरकम जीत होगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे चिरंजीव राव की होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले रेवाड़ी का बस स्टैंड जो शहर के बीच है उसे बाईपास पर शिफ्ट करने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज जो बड़ी जरूरत है उस पर काम करेंगे और नगर परिषद को नगर निगम बनवाने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों की रोजगार मिले। देखिए, लगातार लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। कल भी हमारे 4 गांव के कार्यक्रम थे, आज भी मेरे 5 गांव के कार्यक्रम हैं। लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है, ये दर्शा रहा है कि 5 अक्टूबर को जब वोट डलेंगी वो तो सिर्फ एक औपचारिकता है। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे पूरे हरियाणा में सबसे प्रचंड बहुमत से कोई हम सीट जीतेंगे तो रेवाड़ी की सीट जीतेंगे। देखिए, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय के अंदर जब हमारी सरकार बने तो रेवाड़ी में चाहे बस स्टैंड बनाना हो, जो अभी बहुत बड़ी मांग है इस इलाके की, जिससे लोगों को परेशानी का सबब बना है। आज मेडिकल कॉलेज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही सरकार बने रेवाड़ी को हम नगर परिषद से नगर निगम में बनाएं, क्योंकि रेवाड़ी की जो आज एक ज़रूरत है, आज एक मांग है कि उसको नगर निगम बनाई जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। ये 3-4 मुद्दे हैं मुख्य रूप से जिनको हम लेकर चलेंगे। कि अब कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो रोज पार्टियां बदलते हैं, उनको तो मैं क्या जवाब दूं। मेरा आज जो मेन जो लड़ाई है हमारी रेवाड़ी को विकसित करने की लड़ाई है। मेरी सोच ये है कि हम विकास के ऊपर वोट मांगे, जो मेरे पिता ने किए थे, जो मेरा दादाजी ने इस इलाके के अंदर लोगों की सेवा करी, उसके नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम इलाके को विकास पर लेके जाएं, पथ पर लेके जाएं। लोग हमें टारगेट करने से बेहतर ये है कि खुद बताएं कि आपने इस इलाके के लिए क्या किया। आपके पास भी बहुत पद रहे हैं, आप ये तो बताइए जिस आप पार्टी में थे उससे आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछे कि 10 साल से वो सत्ता के अंदर थे। उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। और मेन बात यह है कि आज जनता काम चाहती है, विकास चाहती है, जो ये देते नहीं। दूसरों को के बारे में बोलने से बेहतर है अपना विजन लोगों के आगे दें। बाढ़ड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सोमवीर सिंह ने हवन यज्ञ के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सोमवीर सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और 70 सीटों से अधिक सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत होगी। पूर्व विधायक सुखविंदर मंडी के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर चौधरी सोमवीर सिंह ने कहा कि इससे पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। परसों हमने नॉमिनेशन फाइल किया था, आज कार्यालय का उद्घाटन किया। आप देख सकते हो कितनी तादाद में, हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पे बाढ़ हल्के की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की भीड़ है और लोगों में बड़ा उत्साह है। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने विश्वास दिलाया और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भावना है, बीजेपी सरकार से पीछा छुड़वाने के लोगों ने मन बना रखा है। इनने 10 साल तक लोगों को जाति पाति और धर्म के नाम पर बैठा है। ये एरिया किसान का, पहलवान का और नौजवान का एरिया, जो किसानों के साथ बीजेपी सरकार के अंदर जिस तरह व्यवहार किया गया, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव के कार्यालय पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस मौके पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें जीत का मूल मंत्र दिया। इस मौके पर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि 16 सितंबर के बाद चुनाव पूरी तरह से उठने वाला है। मतदाता नेताओं से ज्यादा समझदार हैं। उनको भली भांति पता है कि देश की प्रगति के लिए देश का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का एक नेता दूसरे देश में जाकर ये कहता है कि हमारे देश के हालात ठीक नहीं हैं और वहां पर व्यवसाय मत करना क्योंकि वहां का माहौल अच्छा नहीं है। इस कार्यालय का उद्घाटन करके आए हैं नारनौल माननीय ओम प्रकाश जी का। और अभी नॉमिनेशन हुए हैं, विड्रॉल का समय भी बाकी है। 16 तारीख को विड्रॉल के बाद चुनाव पूरी तरह से चल पड़ेगा। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूँ, जिस प्रकार से आपने लोकसभा का चुनाव देखा, अब ये विधानसभा के चुनाव है। ये चुनाव में आज का मतदाता नेताओं से बहुत ज़्यादा समझदार है। राष्ट्रीय सोच का नहीं तो यूथ और राष्ट्रीय सोच का ज़्यादा है। उनको भली भांति पता है। जिस प्रकार से आज सांसद महोदय पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था, क्या रूपरेखा? आदरणीय चौधरी धर्मवीर सांसद महोदय यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। पहले नारनौल ऑफिस का उद्घाटन किया है, अब महेंद्रगढ़ पहुँचे हैं, इसके बाद में सतनाड़ी जाएंगे क्योंकि इनका काफ़ी लंबा अनुभव है। और लोकसभा में भी तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार जीत हासिल की। और अभी 9 की 9 विधानसभा की जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी की है और समय समय पर संभालते रहेंगे। आज हमें सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। उनका जो अनुभव, जो राजनीति का जो लंबा अनुभव है, सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा और संगठन को मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के लिए यहाँ से जो उम्मीदवार मुझे घोषित किया है, भारी मतों से विजय हासिल करें। कुरुक्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर एआईसीसी सेक्रेटरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृष्ण की नगरी में आए, लोगों ने स्वागत किया, मगर लोगों को दुख हुआ कि फिर वही घिसी पिटी बातें की गईं। प्रधानमंत्री कृष्ण भगवान की भूमि कुरुक्षेत्र में और किसानों और वीरों की भूमि हरियाणा में आए। उनका हरियाणा के तमाम लोगों ने बहुत स्वागत किया, लेकिन बहुत दुख हुआ कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने आज भी वही घिसी पिटी भाषा, वही झूठ का पुलिंदा, जहां भी जाते हैं अपना एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं,
हरियाणा की कोई बात नहीं की। यहाँ की बात, वहाँ की बात, इधर की बात, उधर की बात। झूठों के सरदार ने आज पूरी तरह से हरियाणा की जनता को निराश किया है। आज भी वही झूठ का पिटारा खोलकर वो चले गए। मैं बिंदुवार इन तमाम चीजों पर बात करना चाहूंगा। हरियाणा की जनता चाहती थी और हमें भी उम्मीद थी कि किसान आंदोलन, किसानों के मुद्दों के ऊपर, अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर कम से कम देश के प्रधानमंत्री हरियाणा की जनता से माफी मांग कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री आज भी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, उसी तरह की भाषा का उपयोग करके गए जिस तरह की भाषा का उपयोग वो तमाम राज्यों में चुनाव के लिए करते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं, मोदी साहब, आपने तो जब यहां पर आप लोकसभा के चुनाव में आए थे तो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास 100 दिन का एजेंडा पहले से ही तैयार है। हमारा पहला सवाल, मोदी जी, 100 दिन के एजेंडे में आपकी सरकार को 100 दिन के करीब हो गए हैं या हो जाएंगे जल्द, हरियाणा को क्या क्या मिला? पूर्व विधायक सुखविंद्र ने दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन किया है। इससे पहले उनके चाचा नृपेंद्र ने भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। आपको बता दें कि सुखविंदर के चाचा नृपेंद्र हरियाणा विकास पार्टी में विधायक रह चुके हैं और साथ ही सुखविंदर टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां बीजेपी की पूर्व जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ऐलानाबाद क्षेत्र के किसानों की जीवनदायिनी नहर शेरावाली माइनर के किसानों को टेल तक पानी उनकी बीजेपी सरकार के दौरान ही मिला है। किसानों ने पहले कभी नहर की टेल तक पानी नहीं देखा, परंतु अब बीजेपी की सरकार में टेल के किसानों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। ऐलानाबाद का दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा ही ऐलानाबाद सत्ता पक्ष में भागीदार नहीं रहा, फिर भी ऐलानाबाद क्षेत्र में बीजेपी के शासनकाल में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। ऐलानाबाद में समान रूप से विकास कार्य बीजेपी की सरकार आने पर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारें आती थी तो कभी रोहतक का विकास होता था तो कभी अन्य क्षेत्रों का, परंतु बीजेपी की सरकार ने ऐलानाबाद की सत्ता में भागीदारी नहीं होने पर भी समान रूप से विकास कार्य हुए हैं। सरपंचों को बीजेपी की सरकार ने गांवों के में विकास कार्यों के लिए करोड़ों की ग्रांट प्रदान की है। उसमें एक क्षेत्र को महत्व ना देकर समान रूप से सरपंचों को राशि दी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान करती है और चाहे हम बात करें ऐलानाबाद की, चाहे हम बात करें रानिया की, चाहे हम बात करें सिरसा की, ये हमारे 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 2009 के अंदर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का निशान के ऊपर चुनाव लड़ा था और हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि इन तीनों को ही भारतीय। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।